नमस्कार, मैं डॉक्टर तपन भादविया आयकर विषय में वेतन शीर्षक के अंतर्गत अनुलाभों को समझने के संदर्भ में बनाए गए इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अनुलाभ से आशय जाने उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले के वीडियोस में हमने वेतन, मौद्रिक वेतन, विभिन्न प्रकार के भत्ते, उनकी कर योग्य राशि की गणना, ग्रेच्युटी, पेंशन, कंपेंसेशन आदि के संदर्भ में वीडियोस में विस्तृत चर्चा की है। उनको हमने समझने का प्रयास किया है, उनकी गणना को भी समझने का प्रयास किया था। आज हम अनुलाभों या परक्विजिट्स या विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जो नियोक्ता अपनी स्वेच्छा से अथवा किसी अनुबंध के तहत अपने कर्मचारी को देता है, उसके संदर्भ में विस्तृत चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे इनकी कर योग्य राशि की गणना करने के नियम और प्रावधान आयकर में दिए गए हैं। अनुलाभ शब्द के अंतर्गत एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से प्राप्त सुविधाओं एवं लाभों को सम्मिलित किया जाता है। भले ही वे नियोक्ता ने स्वेच्छा से ये सुविधाएं अपने कर्मचारी को प्रदान किए या उसके परिवार के सदस्यों को दी है अथवा किसी अनुबंध के तहत ये प्रदान की है। ये चाहे नकद के रूप में दी गई हो, चाहे वस्तु के रूप में दी गई हो, ये सुविधा ही कहलाएगी। आयकर के लिए केवल वही लाभ और सुविधा अनुलाभ माने जाते हैं जो वस्तु या सुविधा के रूप में दिए जाते हैं तथा जिनको मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। तो नियम 3 के अंतर्गत अनुलाभों के मूल्यांकन के लिए परिवार में कर्मचारी, उसका जीवन साथी, बच्चे, उनके जीवन साथी, माता पिता, नौकर, आश्रित व्यक्ति शामिल हैं और विभिन्न प्रकार के अनुलाभों की गणना के संदर्भ में जब नियम बताए गए हैं तो परिवार को और भी स्पष्ट किया गया उस पर्टिकुलर नियम के साथ में कि वो अनुलाभ किस प्रकार से दिए जाएंगे तो कर योग्य होंगे। आयकर के दृष्टिकोण से देखें तो अनुलाभ 3 प्रकार के होते हैं। एक, ऐसे अनुलाभ या सुविधाएं जो कर्मचारी या उसके परिवार को दी जा रही है जो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य है, इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ द एम्प्लॉय। वो विशिष्ट है या सामान्य है, उसका वेतन इतना है या उतना है, इन सब बातों को छोड़ के जो भी कर्मचारी है उसके लिए वो कर योग्य। यानी कि हमें जब प्रश्न में अनुलाभ इस प्रकार के दिए होंगे तो हमें उसकी कर योग्य राशि की गणना सीधी उसके स्टेटमेंट में शामिल करनी पड़ेगी और ग्रॉस सैलरी में वो राशि आ जाएगी। फिर दूसरे कुछ अनुलाभ इस प्रकार के भी हैं जो केवल विशिष्ट प्रकार के कर्मचारी जो होते हैं उन्हीं के लिए कर योग्य होते हैं। जो स्पेसिफिक एम्प्लॉइज हैं उन्हीं के लिए टैक्सेबल हैं। ऐसे भी कुछ अनुलाभ दिए गए हैं, तो हमें देखना पड़ेगा उन अनुलाभों के संदर्भ में पहले कि प्रश्न में जो कर्मचारी है वो विशिष्ट है अथवा नहीं। अगर वो विशिष्ट है तो इस प्रकार के अनुलाभों की कर योग्य राशि की गणना कर हम उसे ग्रॉस सैलरी में शामिल कर लेंगे। तीसरे प्रकार के अनुलाभ हैं जो सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर मुक्त हैं, यानी कि प्रश्न में वो अनुलाभ हैं व्यक्ति या उसके परिवार को दिए गए हैं, सुविधाएं दी गई हैं नियोक्ता के द्वारा, बावजूद उसके वो उसके ग्रॉस सैलरी में शामिल नहीं होंगी। यहाँ यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि कर योग्य अनुलाभों का मूल्य संबंधित आयकर प्रावधान के अनुसार ज्ञात कर सकल वेतन में शामिल किया जाता है। यानी कि हर अनुलाभ के संदर्भ में आयकर में कुछ न कुछ डिटेल दे रखी है कि किस प्रकार से वो राशि किन शर्तों के होने पर कर योग्य होगी और कितनी राशि कर योग्य होगी। उन प्रावधानों को हम अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और प्रश्न में दी गई सूचना के आधार पर उसको अप्लाई करने का प्रयास करने को सीखेंगे हम। सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य, विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य और सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त अनुलाभों में से आज हमने इस वीडियो में सभी कर्मचारियों के लिए जो अनुलाभ कर योग्य होते हैं उन्हीं के प्रावधान आयकर में कैसे दिए गए उनको समझने
का प्रयास किया है। विभिन्न प्रकार के अनुलाभ जो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होते हैं, उनका विस्तृत विवरण आयकर अधिनियम की धारा 17(2) में विभिन्न उप भागों में, उप सेक्शंस में, सब सेक्शंस में दिया गया है। जैसे नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को मुफ्त रहने के लिए दिए गए मकान का मूल्य धारा 17(2)(1) में है। इसी प्रकार से रियायती दर पर रहने के लिए दिए गए मकान का मूल्य, कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान, जीवन बीमा प्रीमियम और वार्षिकी अनुबंधों के लिए भुगतान, नियोक्ता द्वारा या पूर्व नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को निःशुल्क या रियायती दर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आवंटित या हस्तांतरित निर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वैट समतांश, कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा अनुमोदित वार्षिकी कोष हेतु भुगतान और अन्य लाभ और सुविधाओं का मूल्य, जैसे बिना ब्याज के ऋण, छुट्टी मनाने के लिए जाने की सुविधा, उपहार आदि, ये दिए गए हैं। इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। इस क्रम में पहला जो अनुलाभ है वो आपके सामने है। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को मुफ्त या रियायती दर पर रहने के लिए दिए गए मकान का मूल्य। इसको दो भागों में बांट रखा है हमने इस स्लाइड पर। केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी, इसमें स्थानीय सत्ता और वैधानिक निगम के कर्मचारी शामिल नहीं होते हैं, को दिए गए असुसज्जित मकान का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार होगा। यानी प्रश्न में हमें यह दे रखा होगा कि इस मकान की सुविधा का मूल्य कितना माना जाए, या किसी और को देते तो ये कितना प्रतिशत वेतन का होता। प्राय ये प्रतिशत में दिया होता है। दूसरा पॉइंट है निजी कर्मचारी या निजी क्षेत्र में जो काम कर रहा है वो कर्मचारी या अन्य कर्मचारी जो सरकारी केंद्र या राज्य सरकार का कर्मचारी नहीं है, ऊपर एक पॉइंट में नहीं आता है, तो ऐसे कर्मचारी को नियोक्ता से मिले असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य निम्नानुसार होगा। हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिस जगह पर ये आवास की सुविधा या मकान दिया गया है वहाँ की आबादी कितनी है और उसका मालिक, मकान का मालिक कौन है। इस बात को ध्यान में रखते हुए असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य निर्धारित होता है। तो ये 3 पॉइंट्स में आपके सामने है। यदि मकान का मालिक नियोक्ता स्वयं है और आवास की सुविधा 10 लाख या कम आबादी वाले शहर में अगर दी गई है, मकान वहां पर स्थित है, तो संबंधित अवधि के वेतन का 7.5% असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य कहला जाएगा। तो हम वेतन का आशय आगे हमने लिखा है, समझने का प्रयास करेंगे। उसको भी 7.5% की गणना करनी है अपने को, अगर मकान 10 लाख से कम आबादी वाले शहर में हो। इसी प्रकार से अगर मकान 10 लाख या से अधिक और 25 लाख की आबादी तक के शहर में है तो उक्त अवधि के वेतन का 10% लेंगे, जो असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्य कहलाएगा। और यदि मकान 25 लाख से अधिक आबादी के शहर में है तो संबंधित अवधि के वेतन का 15% असुसज्जित आवास का मूल्य होगा। संबंधित अवधि का मतलब है जिस गत वर्ष में, प्रीवियस ईयर में जिस अवधि के लिए उस मकान की सुविधा को कर्मचारी को दिया गया है, उस संबंधित अवधि का ही वेतन लेंगे। अगर हमें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगर इन 4 महीनों के लिए मकान की सुविधा दी गई तो इन्हीं 4 महीनों का वेतन हम लेंगे और उसके ऊपर यह प्रतिशत अप्लाई करेंगे। मकान का स्वामी अगर नियोक्ता हो तो आबादी को ध्यान में रखते हुए जो अभी नियम हमने देखे उसके अनुसार असुसज्जित मकान का मूल्यांकन कर लिया जाता है। परंतु यदि आवास की सुविधा नियोक्ता द्वारा किराए पर या लीज पर लेकर दी गई है तो नियोक्ता द्वारा किराए की देय राशि या उक्त अवधि के वेतन का 15% दोनों में जो भी कम हो असुसज्जित आवास का मूल्य कहलाएगा। ये दोनों ही स्थितियां आपने देखी जिसमें कि पहले में मकान का स्वामी नियोक्ता है और दूसरे में मकान किराए पर नियोक्ता द्वारा लेकर दिया गया है।
तो इस प्रकार से असुसज्जित मकान या आवास की सुविधा का मूल्यांकन निर्धारित करने के बाद में फिर देखें कि प्रश्न में सुसज्जित मकान तो नहीं है, अगर है तो फिर सुसज्जित आवास का मूल्य ज्ञात करने के लिए इन बातों को ध्यान में रखें। कर्मचारी सरकारी या गैर सरकारी को यदि सुसज्जित मकान या आवास की सुविधा दी गई है तो उपरोक्त तरीके से ज्ञात किए गए असुसज्जित आवास के मूल्य में फर्नीचर की सुविधा का मूल्य किसको कहते हैं? फर्नीचर नियोक्ता का होने पर मूल लागत का 10% वार्षिक अवधि को ध्यान में रखें। अर्थात अन्यथा नियोक्ता द्वारा ऐसे फर्नीचर, टेलीविजन, रेडियो, रेफ्रिजरेटर आदि अन्य घरेलू उपयोग के यंत्र, एसी आदि हेतु नियोक्ता द्वारा चुकाया गया किराया तो 10% वार्षिक या तो मान लिया जाए, या फिर नियोक्ता द्वारा किराया अगर दे रखा है तो उसको जोड़कर ऊपर वाले जो मूल्य असुसज्जित आवास का आया है उसमें इसको जोड़कर सुसज्जित आवास का मूल्य ज्ञात कर लिया जाएगा। यदि प्रश्न में ये दिया गया है कि उसको मकान या आवास देने के बदले में उसके वेतन में से इतनी राशि काट ली गई है या नियोक्ता को इतनी राशि कर्मचारी द्वारा चुकाई जानी है, तो कर्मचारी सरकारी हो गैर सरकारी हो, उपरोक्त प्रकार से जो आपने सुसज्जित आवास का मूल्य कैलकुलेट किया है उसमें से चुकाई गई राशि जो नियोक्ता को दे दी गई है या दी जानी है, उस राशि को घटाने पर शेष आई राशि रियायती आवास की सुविधा का मूल्य हो जाएगा। यदि सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा होटल में रहने का स्थान दिया गया है तो स्थानांतरण पर 15 दिन तक सुविधा का मूल्य 0 होगा। इसके अलावा अन्य परिस्थिति में संबंधित अवधि के वेतन का 24% या नियोक्ता द्वारा होटल को दी गई राशि जो भी कम हो सुविधा का मूल्य होगी। इसमें से चुकाया गया किराया घटा दिया जाएगा, शेष राशि ही सुविधा का मूल्य कहलाएगी। इसी प्रकार यदि आवास की सुविधा के मूल्यांकन के लिए हमें वेतन को देखना है तो यहाँ पे वेतन के में इन बातों को ध्यान में रखें और उनको शामिल करें। वेतन से आशय यहाँ पर जहाँ पर भी हमने 7.5% या 10% या 24% जो भी हमने परसेंटेज अप्लाई करने हैं वेतन के ऊपर, उसके लिए वेतन से आशय मूल वेतन, सेवा शर्तों के तहत दिया गया महंगाई भत्ता यानी कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स में जिसको शामिल किया जाता हो तो वो वाला महंगाई भत्ता, व अन्य समस्त कर योग्य भत्ते, बोनस, प्रतिशत या स्थिर आधार का कमीशन, अन्य मौद्रिक भुगतान शामिल किए जाते हैं, परंतु इसमें सेवानिवृत्ति पर प्राप्त राशियां शामिल नहीं की जाएगी। तो आवास की सुविधा में वेतन से काफी विस्तृत आशय दिया गया है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वेतन की गणना करेंगे और वेतन के ऊपर प्रतिशत के अप्लाई करके हम आवास की सुविधा का निर्धारित नियमों के अनुसार वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आवास की सुविधा के अलावा भी बहुत से अनुलाभ ऐसे हैं, सुविधाएं ऐसी हैं जो कर्मचारी या उसके परिवार को दी जाने पर सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है। उन्हीं में से कुछ और जो हैं वो इस प्रकार हैं। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान स्वेच्छा से किया जाने पर, यथा क्लब व होटल के बिलों का भुगतान, ऋण का भुगतान, बच्चों की शिक्षा के लिए कर्मचारी के नाम से गैस बिजली पानी के बिल का भुगतान, कर्मचारी द्वारा रखे गए नौकर के वेतन या कर्मचारी के अन्य दायित्व का भुगतान या निजी चिकित्सालय में कराई गई चिकित्सा के बिलों का नियोक्ता द्वारा पुनर्भरण किए जाने पर यह वास्तविक भुगतान की गई राशि या पुनर्भरित की गई राशि सुविधा का मूल्य होगी। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को आवंटित या हस्तांतरित निर्दिष्ट प्रतिभूति या स्वैट समता अंशों का उचित बाजार मूल्य कर योग्य अनुलाभ कहलाएगा, वो और उसके ग्रॉस वेतन में शामिल हो जाएगा, सैलरी में शामिल हो जाएगा। कर्मचारी द्वारा नियोक्ता के संबंध में अनुमोदित अधिवार्षिकी कोष में 1.5 लाख रुपए से अधिक का अंशदान होने पर अधिक कर योग्य हो जाएगा, सुविधा का मूल्य कहलाएगा वो। बिना ब्याज के या रियायती दर पर ऋण की सुविधा होने पर यह सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य है।
कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों की यात्रा, घूमने फिरने, ठहरने आदि के नियोक्ता द्वारा चुकाए जाने पर या पुनर्भरित किए जाने पर यह मूल्य करयोग्य होगा, परंतु यह प्रावधान अवकाश यात्रा रियायत पर लागू नहीं होगा। सभी कर्मचारियों के लिए करयोग्य अनुलाभ के क्रम में ही अगला अनुलाभ है निःशुल्क भोजन की सुविधा का मूल्य। नियोक्ता द्वारा चुकाई गई राशि कहलाएगी, परंतु कार्यालय समय में चाय, नाश्ता व कार्य के घंटों में दूरस्थ क्षेत्रों जो दूर के स्थान हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में मुफ्त भोजन की सुविधा कर मुक्त है। कार्यालय समय में मुफ्त या वाउचर के माध्यम से भोजन की सुविधा होने पर एक समय के भोजन के लिए 50 रुपए तक कर मुक्त है, शेष राशि कर योग्य हो जाएगी। यानी कि कार्यालय समय में जो चाय नाश्ता दिया गया है वो कर मुक्त है, और दूरस्थ क्षेत्रों में कार्य के समय में अगर मुफ्त कोई भोजन की सुविधा है तो वो भी कर मुक्त है। लेकिन अगर मुफ्त या वाउचर भोजन की सुविधा कार्यालय समय में दी गई है अन्य स्थानों पे, तो वो 50 रुपए तक ही कर मुक्त है, एक भोजन के लिए 50 रुपया। इससे अधिक राशि है तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे, वो राशि कर योग्य हो जाएगी। कर्मचारी या उसके परिवार को कोई वाउचर या टोकन दिया जाता है जिससे उपहार गिफ्ट प्राप्त किया जा सकता हो, तो ऐसे टोकन या वाउचर 5,000 रुपए तक कर मुक्त होंगे, शेष राशि कर योग्य होगी। परंतु रोकड़ प्राप्त करने की स्थिति में उपहार कर मुक्त नहीं होगा, जिसे गिफ्ट चेक। क्रेडिट कार्ड पर कर्मचारी या परिवार के सदस्य द्वारा व्यय करने पर सदस्यता शुल्क, मेंबरशिप फी व वार्षिक शुल्क, एनुअल फी नियोक्ता द्वारा वहन किए जाने पर या पुनर्भरण यानी रिएम्बर्समेंट किए जाने पर यही अनुलाभ का करयोग्य मूल्य होगा। क्लब के लिए कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य के क्लब की वार्षिक या अंशकालिक फीस सहित व्ययों का नियोक्ता द्वारा भुगतान कर योग्य है और उसके ग्रॉस सैलरी में ये शामिल होगा। सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ या सुविधा में अगला पॉइंट है नियोक्ता द्वारा कर्मचारी या उसके परिवार को चल संपत्ति में मूवेबल एसेट में लैपटॉप और कंप्यूटर को शामिल नहीं किया गया है इस पॉइंट में। इसके अलावा मूवेबल एसेट्स अगर उपयोग के लिए देता है तो सुविधा का मूल्य नियोक्ता के स्वामी होने पर, यानी उस चल संपत्ति का स्वामी अगर नियोक्ता है तो वास्तविक लागत का 10% या नियोक्ता द्वारा वास्तव में चुकाया गया किराया। अगर किराया पर लेकर देता है तो किराया उसके सुविधा का मूल्य कहला जाएगा, और अगर नियोक्ता स्वयं स्वामी है तो जो लागत लगी है उसका 10% सुविधा का मूल्य कहलाएगा। इन मूवेबल एसेट की उपयोग की सुविधा है ये, इसमें लैपटॉप और कंप्यूटर शामिल नहीं होंगे। कर्मचारी को या उसके परिवार को चल संपत्ति का हस्तांतरण, मूवेबल एसेट का हस्तांतरण, ऊपर वाले पॉइंट में था उपयोग, इस वाले पॉइंट में है ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट करने पर सुविधा का मूल्य वास्तविक लागत में से हास डेप्रिसिएशन काटने के बाद शेष राशि के बराबर होगा। कंप्यूटर व इलेक्ट्रॉनिक्स पर हास 50%, मोटर कार पर 20% घटते मूल्य पर लगाया जाएगा तथा अन्य संपत्तियों पर 10% की दर से सीधी रेखा से लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने देखे जो अनुलाभ या सुविधाएं सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग्य हैं, उनके कर योग्य राशि की गणना कैसे की जाए, उसके संदर्भ में क्या प्रावधान है, और ये जो कर योग्य राशि की गणना हम करते हैं नियमों को अप्लाई करके, वो राशि उसके स्टेटमेंट में शामिल होती है, अर्थात कि ग्रॉस सैलरी में की गणना में ये राशियां शामिल कर ली जाती हैं। अगले वीडियो में हम फिर देखेंगे अनुलाभ के बाकी के नियम। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें। इससे न सिर्फ इनकम टैक्स वरन ABST के विभिन्न विषयों पर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।